बच्चों, आज जो है हम लोग थर्ड डे जो सॉल्यूशन है, इसमें कुछ आप लोगों के होमवर्क हैं जो आप लोगों को तैयार करना है। तो उसमें से पहला जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वह है हम लोगों का वेपर प्रेशर। ये पहला पॉइंट हम लोगों का वेपर प्रेशर का। दूसरा पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। Solubility of solid in liquid। और इस solubility of solid in liquid में जो है हमारे 3 पॉइंट्स हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, जिसमें से पहला है हम लोगों का डिसॉल्यूशन। पहला है डिसॉल्यूशन, उसमें दूसरा है क्रिस्टलाइन और तीसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा और ये तीसरा पॉइंट हम लोगों का हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। ये हम लोग का पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5, आपके 5 क्वेश्चन आप लोग के रहेंगे जो आज आप लोग को तैयार करने हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, रेगुलरिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा और ईमानदारी के साथ जो है पर डे हम लोग तैयार करेंगे, जिसमें आप लोगों का जो टाइम टेबल दिया गया है उसी के हिसाब से। तो सॉल्युबिलिटी की बात आ रही है, सबसे पहले वेपर प्रेशर की बात आ रही है हमारी। पहला हमारा जो है वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर क्या है, इसके बारे में जानने की ज़रूरत है बच्चों। तो सबसे पहले एक काम किया जाए कि एक कंटेनर लिया जाए और इसमें जो है आप वाटर ले लीजिए, पानी। आपने क्या किया, वाटर को ले लिया H2O। अब क्या किया जाए कि यहाँ से एक कंटेनर रखा जाए, ऐसा कंटेनर जो इसको पूरी तरह से क्लोज कर दे। क्या करे, इसको क्लोज कर दे। अब जो है यदि हम लोग यहाँ से इसको किसी बर्नर से हीट करना शुरू कर दें, तो जब हीट करेंगे, ये H2O है हमारा, ये जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में है। जब हीट करेंगे तो ये इसके पार्टिकल्स जो है अपर डायरेक्शन में जो है जाना शुरू करेंगे। एक टेम्परेचर हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा। अभी नहीं कि ये कभी सडनली जो है ज़्यादा कर दे, कभी कम कर दें। जो आपको टेम्परेचर दिया गया उसी टेम्परेचर पे आपको हीट करना है। तो ऐसे कंडीशन में जो है ये पहले तो बॉयल होगा, फिर बॉयल होने के बाद जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं H2O के जो भी हैं वो वेपर फॉर्म में ऊपर जाएंगे। और जब जाएंगे तो ये जो एरिया है सरफेस, ये जो अपर साइड में, इस पे जो है ये जा करके टकराएगा और उसके बाद जो है धीरे धीरे H2O फॉर्म में जो है चेंज होगा। जब H2O फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा तो फिर यह जो है नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तो एक तरफ जाने की बात है, एक तरफ आने की बात है। तो शुरुआती दौर में जो है आपका वेपर ज़्यादा बनेगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब लिक्विड जो है नीचे आने लगेगा तो उस कंडीशन में ये देखना है कि जो जाने की स्पीड है और जो आने की स्पीड वह इक्वल हो जाए। तो उस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि आप क्लास 11th में इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो ये जानते हैं। तो यहाँ से जब यह लिक्विड फॉर्म से क्या हुआ, H2O जो है गैस फॉर्म में गया, वेपर फॉर्म में गया, वेपर फॉर्म में गया। तो यह वेपर जो है फिर क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में आया।
तो इस कंडीशन में जब ये हमारा इक्विलिब्रियम हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो वेपर का प्रेशर है उसी को हम लोग वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो इसको जो है हम लोग डिफाइन कर लें ताकि आपको रटने में और टेस्ट देने में आसानी होगी। ये हो गया आपका द वेपर प्रेशर exerted by the vapor above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor प्रेशर। ये हमारा जो है वेपर प्रेशर का जो है डेफिनेशन हुआ कि द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये हम लोग जो है जब लिक्विड को वेपर फॉर्म में ले जाएंगे और वेपर फॉर्म से जब लिक्विड में आएगा तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट होगा और उस कंडीशन में जो वेपर का प्रेशर होगा उसी को हम लोग जो है वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं बच्चों। तो ये आपको डेफिनेशन जो है लर्न करना होगा। अगला जो हम लोगों का जो पॉइंट है इसको मिटाते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों का जो है सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में जानते हैं कि एक फिक्स टेम्परेचर पे जैसे मान लिया जाए कि हमारा कंटेनर है और इसमें हम लोग जो है एक सिंपल सा एग्जाम्पल H2O का ही ले लेते हैं जो समझने में आसानी होगी। ये हमारा H2O है। अब जो है इसमें हम लोगों को ये लिक्विड फॉर्म में है और इसमें जो है सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल जैसे मान लिया जाए NaCl हो या शुगर हो, मतलब हम सॉलिड स्टेट की ही बात करेंगे। जो सॉल्यूट जो है हमारा यहाँ पे जो है सॉल्यूट की बात कर रहा है और ये हमारा जो है सॉल्वेंट की बात हो रही है। तो जब हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स को मान लिया जाए 100 ग्राम है और 100 ग्राम जो है लिक्विड जो है सॉल्वेंट, इसको आप जो है एक सैचुरेटेड कंडीशन में लाने के लिए जितने अमाउंट सॉल्यूट की रिक्वायरमेंट होती है उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। लेकिन हमारा ये पॉइंट यहाँ पे जो है पहला, ये दूसरा पॉइंट जो है इसमें दूसरे का पहला वह है डिसॉल्यूशन। इसको समझने की ज़रूरत है कि डिसॉल्यूशन है क्या। अब क्या करिए, यहाँ पे NaCl को इसमें लाइए। जब लाएंगे तो लाने के बाद जो है जब धीरे धीरे इसको मिलाना शुरू करेंगे, घोलना शुरू करेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वहाँ पे जो है सॉल्यूशन जो है बनना बंद हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को जो है हम लोग जो है और डिसॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके बारे में जो है नोट कर लिया जाए तो सबसे बेहतर रहेगा कि डिसॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, when a solid solute, मतलब यहाँ पे जो सॉलिड है वह सॉल्यूट फॉर्म में है, is added continuously मतलब लगातार जो है हम लोग सॉलिड को जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली टू ए लिक्विड सॉल्वेंट।
the solute keeps on dissolving and the concentration of the solution increasing, concentration of the solution keeps on increasing. This process is known as dissolution. ये हमारा ये डिसोल्यूशन ये कह रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, ये सॉलिड सैल्यूट है हमारा, इस सॉलिड सैल्यूट को हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। कह रहा है कि व्हेन ए सॉलिड सैल्यूट इज एडेड कॉन्टिन्यूसली टू लिक्विड सॉल्वेंट शुड कीप्स ऑन डिजॉल्विंग। हमें क्या करना है, डिज़ोल्व करना है, और उस कंडीशन में उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या आता है, इंक्रीज करता है। और इस इंक्रीज करने के बाद जो इसका जो प्रोसेस है, जो हम जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग जो है डिसोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा जो है एक फॉर्म आ रहा है तीसरा, क्रिस्टलाइन। दूसरा, इसको भी ध्यान से देखा जाए। आप ये देखे होंगे कि जब आप इसमें NaCl को लगातार मिला रहे हैं, तो जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो है वो मिलना बंद हो जाता है और वहाँ पे उसके पार्टिकल्स शो होने लगते हैं। या मान लिया जाए हमने इस लिक्विड में, इस H2O में हमने शुगर मिला दिया या NaCl मिला दिया और 2-3 दिन उसको रख दीजिए, देखेंगे जो लिक्विड फॉर्म में जो हमारा सॉल्यूशन क्रिएट था उसमें जो NaCl है वह सेपरेट होने लगेगा, धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स जो है कन्वर्ट होने लगते हैं। तो इसी प्रोसेस को जो है हम लोग क्रिस्टलाइन कहते हैं। जो बन रहा है, जो स्टेज है, उसको क्रिस्टलाइन कहते हैं, और जो प्रोसेस है बनने का उसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम जो है क्रिस्टलाइन की है, तो यहाँ पे इस क्रिस्टलाइन का जो है डिफिनीशन जो है नोट कर लिया जाए। दूसरा है क्रिस्टलाइन, इसमें जो है लिख लिया जाए, दिस इज because from the solution the solute particles keeps on colliding on the surface of solid solute particles and get सेपरेट, उसे अलग करेगा, सेपरेट आउट ऑफ द solution. This process is known as crystalline. ये कह रहा है कि समझने की ज़रूरत है फिर से एक बार और। दिस इज़ बिकॉज, यही कारण है कि फ्रॉम द सॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल्स कीप्स ऑन कोलाइडिंग ऑन द सरफेस, सॉलिड पार्टिकल्स गेट सेपरेट।
मतलब जो हम लोगों ने इस सॉल्यूशन में NaCl को डिज़ोल्व किया है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिज़ोल्व किया है, फिर वह कुछ देर के बाद उसको सेपरेट करने लगता है, मतलब नीचे बॉटम में वो बैठने लगता है, अलग कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग जो है क्रिस्टलाइन कहते हैं। तीसरा हम लोगों का है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारा जो है सॉल्वेंट है, H2O है। अब NaCl को डिज़ोल्व करना शुरू करेंगे। मान लिया जाए 1 चम्मच इसमें हमने डाला, घोल दिया, घुल गया, फिर 1 चम्मच, फिर 1 चम्मच, कंटिन्यूअस जो है आप उसमें मिला रहे हैं। मिलाने के बाद जो है अब आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद अब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, चाहे वो NaCl हो, चाहे शुगर हो, या कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल, वो डिज़ोल्व होना ब्रेक हो जाता है। जब डिज़ोल्व होना वहाँ पर जब ब्रेक हो जाता है तो उस स्टेज में जो सॉल्यूशन हम लोगों का क्रिएट हुआ है उसी को हम लोग जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इसको भी हम लोग जो है नोट कर लिया जाए कि अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएंगे, नहीं, मतलब एक ऐसा अमाउंट है कि अब मिला नहीं सकते वहाँ पे, नो मोर। और वहाँ इस स्टेज पे उसको हम लोग जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि हमारा तीसरा पॉइंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो है इसको समझा जाए, समझ लिए, इसको नोट कर लिया जाए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसको लिखेंगे नो मोर सॉल्यूट dissolves because the rate of dissolving या dissolution becomes equal to the rate of crystalline। यहाँ पे कह रहा है कि जब वहाँ पे क्रिस्टलाइन जो है अब बनने की कंडीशन में, मतलब वहाँ पे अब मिला नहीं सकते, जैसे मिलाएंगे वह क्या होगा, वह वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो उस कंडीशन में जो है हो जाएगा द सॉल्यूशन एट दिस स्टेज is said to be saturated solution। ये हमारा उस कंडीशन में जो है, उस स्टेज में जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम लोग जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब जो है एक लास्ट पॉइंट हमारा आज का 5वां है, जो आपका होमवर्क भी है। तो इस 5वें मतलब तीसरा जो पॉइंट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कस करना है कि जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड की, तो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होने के लिए हमें जो है समझना होगा कि एक तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्वेंट होना ज़रूरी है, और दूसरा जो है जिसको डिज़ोल्व कर रहे हैं वह सॉल्यूट का होना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो अब ये सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, ये डिज़ोल्व करेंगे तो इनके नेचर के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि वह जो है सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सॉल्वेंट के प्रॉपर्टी को समझना होगा कि यह पोलर है कि नॉन पोलर है। यहाँ पे समझेंगे कि यह पोलर है कि नॉन पोलर है। यदि नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो हम लोग जब मिक्स करेंगे तो उस कंडीशन में वो मिक्स होगा। जैसे मान लिया जाए हम कोलतार की बात करते हैं, अलकतरा।
तो जब हम लोग उसको डिज़ोल्व करेंगे पानी में तो डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग कैरोसिन ऑयल में डिज़ोल्व करते हैं तो ईजी वे में हो जाता है। वहीं पे हम NaCl की बात करें, जब NaCl को लेते हैं और उससे हम लोग H2O में डिज़ोल्व करते हैं तो ईजी वे में NaCl जो है डिज़ोल्व हो जाता है नमक, लेकिन वही NaCl जो है, वही नमक जब हम कैरोसिन में ऑयल में डालते हैं तो वह जो है डिज़ोल्व नहीं होता। तो यहाँ पे एक फ्रेज आता है लाइक डिज़ोल्व लाइक, जैसे को तैसा, यानी कि मतलब ये हुआ कि यदि पोलर है तो पोलर के साथ, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के साथ, ये इनका जो है बिहेवियर होना चाहिए। तो इस बात को हम लोग जो है 2-4 लाइनों में लिख लें तो बेहतर रहेगा। तो नोट किया जाए, बेसिक जो हम लोगों का रूल है लाइक डिज़ोल्व लाइक, बेसिक रूल फॉर solubility is like dissolve like dissolve like। for एग्जाम्पल में ले लिया जाए आपका पोलर सबस्टेंस लाइक NaCl, ETC और भी ले सकते हैं, या लाइक NaCl एथिल एल्कोहल जो है, एल्कोहल्स, यूरिया, ETC भी ले सकते, और भी कुछ ले सकते हैं, ETC कर लिया जाए। और soluble in polar solvent like वाटर, ये यूरिया, ये हमारा एथिल अल्कोहल NaCl हम लोग वाटर में क्या करेंगे, डिज़ोल्व कर लेंगे। ये मान लिया जाए हमारा पहला स्टेटमेंट है। इसी बेसिक रूल के अकॉर्डिंग जो है हम बात करेंगे, जो दूसरा पॉइंट लेते हैं हम लोग, जो लाइक डिज़ोल्व लाइक है, उसमें ये कह रहा है कि while non-polar substance like C6H6, Cl4 are soluble in non-polar solvent as like NHexane, ETC। तो हम लोग का जो है मेन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है लाइक डिज़ोल्व लाइक, कि पोलर जो है नॉन पोलर के, पोलर जो है पोलर के साथ, नॉन पोलर के साथ। तो बच्चों आज का ये 5 पॉइंट जो है आप लोग पूरी तरह से तैयार करेंगे और अपने समय अनुसार, जैसा कि हम लोग का जो रूटीन चल रहा है उसी के हिसाब से जो है हम लोग अपने होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। और आज इतना ही बच्चों, और हैव ए नाइस डे।